बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब व्यूबर्स खैर वफ़ियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और रमज़ान के रोज़े भी रख चुके होंगे। वैसे भी रमज़ान तो ख़त्म होने वाला है और हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हमारे जितने भी रोज़े हैं, हमारे सदक़ात हैं, हमारे तरावी हैं, हमारे इबादत हैं, नफली फ़र्ज़, सबको अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाएँ। तो आज हम एक पेपर शुरू करते हैं जो कि आपको ऑलरेडी टाइटल से पता चल भी चुका होगा। तो इस पेपर को, इस वीडियो को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सबसे एक बहुत ही मुद्बाना गुजारिश है, और वो गुजारिश ये है कि अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ इसको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कीजिए। आपके पास जब भी टाइम मिले तो आप इस वीडियो को बिल्कुल पुरसुकून देखिए, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, ताकि आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर डिफरेंट्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, सत्ज़ा किराम होंगे या किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते होंगे, तो वो मेजॉरिटी जो है पास्ट पेपर्स को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन उनका जो मेथड है मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनका वो सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है, कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखें, यहाँ पर मेरे सामने पेपर हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये एक पेपर है, तो वो ये कहते हैं कि इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल ये एक कोई तरीका ही नहीं है। इस तरीके से इसी तरीके से अगर आप हज़ार पेपर्स, हज़ार, वैसे हज़ार तो नहीं होंगे ना, वे सपोज़ कर लेते हैं, अगर आप हज़ार पास्ट पेपर इसी तरीके से सीखें तो आप यकीन कीजिए कि आप फिर भी टेस्ट में 50 से ऊपर नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेपर को कंसेप्ट के साथ सीखें, उसमें जो बेसिक डिगिंग है आप वो कर लें, ठीक है, उसके जो एनालिसिस हैं वो कर लें, तो इंशाल्लाह आप एक पेपर के बाद आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप इजीली 60 to 70 to 80% आप मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए इस पेपर को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल जो पिक्चर्स डाउनलोड की हैं, उस पिक्चर्स पर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे अपने पास्ट पेपर की तरफ, ठीक है। तो आप ज़रा सा ये कुछ इम्पोर्टेंट ये देखें। ये एक कोर्स है जो लाओ टीजू टुजू, एक चाइनीज़ नाम है, सॉरी बहुत मुश्किल है इसको प्रोनाउंस करने में। तो वो कहते हैं कि गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ में एक कहावत है कि अगर आप एक शख्स को मछली देते हैं उस शख्स के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए, तो आप सिर्फ उसको एक दिन के लिए खिलाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसको मछलियों को पकड़ने का तरीके सिखाएं, ताकि वो अब ज़िंदगी भर ख़ुद को फीड कर सकें। आप उसको ये तरीके बताएं। तो इसी तरह मैं भी ये कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सिर्फ डे बाय डे फीड करूँ, या कोई भी टीचर आपको सिर्फ हर डे आपको गाइड करके, बल्कि हम आपको एक ऐसे तरीके बताएं कि जिसके थ्रू आप खुद चल सकें। अब दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि एफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नोइंग वेयर टू मेक एन एफर्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस। कहते हैं ना कि एफर्ट जो है, जो कोशिश है, ये बिल्कुल अहम चीज़ है। लेकिन मसला यही है कि आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं चल रहे हैं। आप वो उधर उधर अपना एफर्ट, अपना कोशिश करें, उधर अपना एफर्ट लगाएं जहाँ पर वो कुछ डिफरेंस कर सकें, जहाँ पर वो कुछ, यानी उनसे कुछ बन सकें। तीसरा नंबर पर है कि वही गिव अ मैन अ फिश, ये दोबारा आ गया। अब यहाँ पर स्टॉप स्पेंडिंग टाइम ऑन थिंग्स दैट आरंट बेनिफिशियल टू द बॉटम लाइन। कहते हैं कि आप उस चीज़ों को छोड़ें जो कि असल में हकीकत में का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वैसे कुछ मोटिवेशन के लिए आपके लिए मैंने ये रखे थे कि आप इस वीडियो का मकसद भी ये है कि मैं आपके जो रटा का सिस्टम है, या जिस तरीके से लोग पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं, उसको मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप ये एक कुछ पेपर से डिस्कस करने से पहले मैं एक टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी आप भी कंफ्यूज होंगे कि आप कभी पास्ट पेपर्स हमें डिस्कस कर रहे हैं, कभी हमें मोटिवेशन सिखा रहे हैं। तो भाई आप इसको बिल्कुल देखें, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल ज़रूर मज़ा आएगा कि वाकई इस वीडियो में कुछ हैं। तो सबसे पहले आप एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच के नाम से। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? जैसे कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच
असल में ये हम ज़्यादातर लिटरेचर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से बल्कि कि ईटा के जो इंग्लिश पेपर्स हैं या एनटीएस के जो पेपर्स हैं, स्पेशली एसएसटी, और पहले तो एसएसटीज़ में जनरल में था, लेकिन अभी उन्होंने प्राइमरी सतह पर जो पीएसटी के पेपर्स हैं उसमें भी इंग्लिश के पोर्शन में ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ हैं वो फिगर ऑफ स्पीच से होते हैं। लेकिन आप यकीन माने, मुझे ख़ुद भी पता नहीं था पहले, ज़्यादातर असاتذہ किराम को अभी भी पता नहीं है कि जो डिफरेंट टर्म्स हम सुन रहे हैं, इलिट्रेशन, एनाफोरा, सिमाइल, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये हैं कहाँ पर? अभी तक तो इसको हमने ग्रामर में पढ़े ही नहीं है, बल्कि देखी भी नहीं है हमारे सामने, ये कभी हमने हमारी नज़रों से भी नहीं गुजरे हैं। तो बिल्कुल क्योंकि हमने लिटरेचर वगैरह को कभी स्टडी नहीं किया है, तो एक प्राइमरी टीचर्स को इसके बारे में मालूमात होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें सीखना है क्योंकि अभी ये हमारी मजबूरी है, इन सब चीज़ों को हमें सीखना ही पड़ेगा। तो अभी फिगर ऑफ स्पीच पर मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। अगर आपकी सपोर्ट होगी, आप चाहेंगे, हमें मुझे कमेंट कर लेंगे कि हाँ आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़रूर बनाऊंगा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसको हम इतने डिटेल में नहीं डिस्कस करते, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको गो थ्रू कर लेता हूँ। आप सबसे पहले देखें, एक है इलिट्रेशन। इलिट्रेशन है क्या? Illiteration is when there is a repetition of sound within a phrase or sentence. ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है, आप इसको बिल्कुल नहीं समझेंगे क्योंकि हमें अभी सिमाइल, मेटाफोर वगैरह नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ इलिट्रेशन की बात कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि इलिट्रेशन हम उसको कहते हैं जब किसी सोनेट में, जब किसी पोइम वगैरह में बार बार रिपीटिशन ऑफ साउंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी हॉर्स, सीज हॉर। अब यहाँ पर आप देखें कि सी का एस का जो साउंड है ये बार बार रिपीट होता है। तो जब इस किस्म के बार बार रिपीट होने के आवाज़ को हम आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलिट्रेशन है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि फ़र्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज़ हैं, आप इसको ज़रा सा, सॉरी ये तो फर्स्ट नहीं बल्कि ये तो सेकंड है, लेकिन आप फर्स्ट को भी ज़रा सा देखें। कहते हैं कि सारा कुड हैव मनी if she bought economical furniture, economics furniture, economize furniture, economic furniture। तो यहाँ पर अब इसका, यहाँ पर मैं आपके साथ कोई ख़ास फार्मूला नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि जब तक आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इल्म ना ही होगा कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, एडजेक्टिव्स नाउन्स क्या हैं, कब ये मिसाल के तौर पर एक ही वर्ड है वो कभी कभार नाउन की जगह लेते हैं, कभी कभार उस एडजेक्टिव्स की जगह भी ले सकता है, वर्ब की जगह भी ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको जब सीखेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो मैं वैसे जैसे कि और बता लेते हैं, तो मैं भी बताऊँगा कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी इकोनॉमिकल फर्नीचर। लेकिन अब इसका भाई हमें कल इस तरह कोई और वोकेबलरी आ जाएंगे तो फिर हमें क्या करें? लास्ट में एल है तो क्या इसका फार्मूला है? नहीं। यहाँ पर आप देखें, इसको हमें समझना चाहिए कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर इकनॉमिक्स, आप यहाँ पर इकनॉमिक्स की हम बात करें तो इकनॉमिक्स का वर्ड तो है नहीं, इकनॉमिक्स मतलब यहाँ पर नहीं आ सकता, इकनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। अब इसके नीचे देखें डी नंबर पर, यहाँ पर सिर्फ एस हटाया गया है, बाकी इकनॉमिक डिफरेंट है। तो यहाँ पर जब एस लगाया गया तो एक नाउन बन गया। नीचे आप देख सकते हैं कि डी इकोनॉमिक आ गया है, वो एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमी, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर। अब यहाँ पर कहते हैं कि द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्लो, तो यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह इसको मैं यहाँ पर आपके साथ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट चीज़ों को नहीं डिस्कस कर सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लंबी हो जाए, क्योंकि जब भी वीडियो लंबी हो जाती है तो मेजॉरिटी टीचर्स, व्यूवर्स, पेरेंट्स बोर हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको मैं इस वीडियो में बोर कर लूँ। तो अभी हम सेकेंड MCQs की तरफ चल जाते हैं। यहाँ पर आप देखें, फ्रॉम फॉर द फेटल लॉइंस ऑफ दीज टू फॉयज, ये एक सेंटेंस लिया गया है, मेरे ख्याल में एक सोनेट्स है, शेक्सपियर का है या पेकर्स वगैरह इसका एक सोनेट्स है, वहाँ से इस लाइन को लिया गया है। अब ये कहते हैं कि द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन,
इमेजरी, इलिट्रेशन। अब यहाँ पर एक मसला तो है, हमने सिर्फ अभी अभी इलिट्रेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने इन 3 चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। जब तक हम इन 3 चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अभी कल सिर्फ एक मिनट पहले मैंने आपको इलिट्रेशन के बारे में कुछ बातें कही। उसमें हमने कहा था कि इलिट्रेशन हम उस वक्त कहते हैं कि जब एक साउंड्स का बार बार रिपीटेशन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम, फोर्थ, द फेटल लॉन्स ऑफ दीज टू वॉइस, कहते हैं कि आप देखें जो एफ का साउंड्स है ये बार बार रिपीट होता है। जब ये बार बार रिपीट होता है तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब बार बार एक साउंड्स रिपीट होता है उसको हम कहते हैं कि इलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर हम देखते हैं कि यू डोंट नीड टू गो डैश यू वांट टू गो, डैश यू वांट टू। अब यहाँ पर इन 3 चीज़ें हैं, बाय, अनलेस, फॉर, वेयर एज। अगर हम बाय लगाएं तो आप यहाँ पर आप देखें ये बाय जो साउंड्स है अजीब किस्म की आवाज़ हमें फील होते हैं, लेकिन जब ये तब फील होते हैं जब आपने रीडिंग की होगी, आपने बार बार अंग्रेज़ी को सुनी होगी, आपने बार बार अंग्रेज़ी के रूल्स सीखे होंगे, तब ये आपके जहन में ऑटोमेटिकली बात बैठ जाती है कि बाय यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल नहीं है, फॉर भी नहीं है, वेयर एज भी नहीं है। जो है अनलेस, यहाँ पर अगर यू डोंट नीड टू गो, आपको नहीं जानना चाहिए उधर, अनलेस यू वांट टू गो, जब तक आप वहाँ पर जानना चाहें। अनलेस के उर्दू मेरे ख्याल में जब तक है, या जहाँ जब इस तरह कुछ मीनिंग है, आई डोंट नो, मुझे भी उर्दू में सही तरीके से इसका मीनिंग नहीं है, हमने इसको अंग्रेज़ी वगैरह में सीखा है, तो इंशाल्लाह सीखेंगे हम सब उधर, आपको भी सिखाएंगे, हम खुद भी सीखेंगे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, अनलेस। ठीक है, अब ये अनलेस किस तरह है, इंशाल्लाह अगर मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ये जान सकूं कि हाँ आप में ये ख्वाहिश है कि आप इन चीज़ों को सीख लें, तो इंशाल्लाह हम बाय पर भी वीडियो कर लेंगे, अनलेस पर भी करेंगे, फॉर पर भी करेंगे, वेयर एज, इस तरह से जितनी भी रिलेटेड वर्ड्स है हम सबको इंशाल्लाह विद एग्जाम्पल सीखेंगे कि जब भी इसको जिस टाइप में, जिस केस में भी इसको टेस्ट में आ जाए तो हम इंशाल्लाह उसके काबिल होंगे कि हम इसको कर सकें। तीसरे नंबर पर आप देखें, द ट्रैफिक वाज सो बैड दैट इट टुक मी एज टू पुल आउट। अच्छा, अब ये यहाँ पर पुल आउट एक प्रेजेंट वर्ब है। अब प्रेजेंट वर्ब है क्या, इसको पहले हमें समझना चाहिए। यहाँ पर आप देखें, टू फोर्स, टू स्टे, टू गेट आउट, टू रिकवर। आप यकीन मानिए जो पुल आउट है अभी मैं आपको बताऊंगा भी, और ये MCQs भी मैं आपको बताऊंगा कि ये MCQs ईटा वालों ने कहाँ से उठाई है। ठीक है, इसका सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम वही प्रेजेंट वर्ब की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हैं जो ESL.com इंग्लिश की वेबसाइट से हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें सबसे पहले जो पुल आउट, आप ऊपर ज़रा सा देखें, यहाँ पर पुल आउट, यहाँ पर पुल आउट का मीनिंग है विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब है निकालना, किसी चीज़ को आप निकालें। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज गोइंग बैडली एंड दे डिसाइडेड टू पुल आउट, मतलब है कि प्रोजेक्ट था वो बहुत बुरी तरह से जा रहा था, इट वॉज नॉट वर्किंग वेरी वेल एट्सेट्रा, तो हमने इसको क्या कर दिया, पुल आउट किया, यानी विदड्रॉ कर लिया। विदड्रॉ का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को निकाला, जैसे कि हम बैंक से पैसे विदड्रॉ करते हैं, या अभी एक वोकैबुलरी की मिसाल के तौर पर अमेरिका ने अपना फ़ौज अफगानिस्तान से विदड्रॉ कर लिया, तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी नंबर पर आप देखें, पुल आउट्स मीनिंग रिमूव सोल्जर फ्रॉम एन एरिया। यही मैं जो बात कर रहा था अभी कि आप किसी इलाके से अपनी फ़ौज को निकाल रहे हैं, जैसे कि द पीपल वांट गवर्नमेंट पुल द ट्रूप्स आउट। द पीपल ऑफ अफगानिस्तान वांट द गवर्नमेंट टू पुल आउट द ट्रूप्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम अफगानिस्तान। इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और है, आप देखिए, पुल आउट मीनिंग मूविंग, स्टार्ट मूविंग ट्रेन। जब ट्रेन मतलब स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पुल आउट है। द ट्रेन वॉज पुलिंग आउट व्हेन आई गॉट देयर, मतलब है कि बस रवाना हो रहा था। जैसे कि ट्रेन जब स्टार्ट में होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो जाता है, तो उसको भी हम कहते हैं कि पुल आउट। अब यहाँ पर आप देखें, यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको आप देखें, पुल आउट। पुल आउट मीनिंग टू मूव इनटू ट्रैफिक, मूव इनटू ट्रैफिक। जब आप किसी ट्रैफिक में मूव होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि पुल आउट। द ट्रैफिक वाज सो बैड दैट इट टुक मी एज टू पुल आउट। ठीक है, मतलब है कि ट्रैफिक जो था वो बहुत बैड था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड था कि इट टुक मी एज के मतलब है कि इट टुक मी एज का मतलब ये भी एक प्रेज है। इसका मतलब है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा टू मूव इन ट्रैफिक,
टू मूव इन ट्रैफिक नॉट ट्रैफिक, सॉरी ट्रैफिक। तो ये यहाँ पर से ये एमसीक्यूज यहाँ से लिए गए हैं। अगर आप देखें एग्जैक्टली यही एमसीक्यूज इन्होंने टेस्ट में भी लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। The traffic was so bad that it took me years to pull out, to force, to stay, to get out, to recover. तो उधर मीनिंग क्या था, यहाँ पर आप देखें, इसको ज़रा सा आप देखें, यहाँ पर मीनिंग कुछ और था। मूव इनटू ट्रैफिक है, क्या है, मूव इनटू ट्रैफिक। यहाँ पर आप बिल्कुल अगर आप देखें इन्होंने यहाँ पर मूव इनटू ट्रैफिक बिल्कुल नहीं किया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, जो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है टू गेट आउट। क्या बन जाता है, गेट आउट। तो इसी तरह आप कोशिश करें कि ईटा वाले जो हैं ये बहुत चालाक हैं, ये एक एमसीक्यूज़ को उठा लेते हैं लेकिन उसके जो ऑप्शन है फिर उसमें वो चेंजेस कर लेते हैं, इस तरह नहीं कि एग्जैक्ट वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह जो 5th नंबर पर है, ही पब्लिश्ड हिज सेकंड बुक ऑन जेंडर इक्वलिटी, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो बिल्कुल कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक हम चलो एक सेंटेंस को सीख लेंगे, इस तरह तो हज़ारों लाखों सेंटेंसेस बन जाते हैं, तो फिर हम कौन कौन से सेंटेंस को सीखें। इसका मतलब है कि हम इसका रूट काज जो है, जो रूट रीज़न है उसको सीखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम हर एक पॉसिबल इसके काबिल होंगे कि हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम खुद कर सकेंगे। तो ये था एक छोटी सी वीडियो। आई एम सॉरी कि अगर मैंने आपका वक्त लिया है, तो आप कोशिश करें कि अगर आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में अगर कुछ गलती हैं आप मुझे वो भी हाईलाइट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह ये जो जितनी भी एमसीक्यूज़ में पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं उसमें जितनी भी टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाएं, फिर इसी वीडियो एमसीक्यूज़ में दोबारा आ जाएं और फिर उसको हल करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह अगर हम सिर्फ एक ही पास्ट पेपर को सॉल्व करें तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी एक पेपर की बुनियाद पर, एक पेपर की बेस पर आप इंशाल्लाह किसी भी पेपर को 70% सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। और लास्ट में आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपके इस वीडियो में इंटरेस्ट है। कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह हम इस तरह एक सिलसिला ज़रूर जारी रखेंगे। ये था सिर्फ व सिर्फ ओवरव्यू। मैं असल में मेरे मोबाइल में फ़िलहाल मोबाइल में ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो इंशाल्लाह इसको फिर हम प्रॉपर सिस्टम अरेंज करेंगे, उसमें हम इंशाल्लाह पावर पॉइंट के थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स को इंशाल्लाह अपडेट कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।